हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। मैं दीपेंद्र कुमार और मैं आज आपको इंसर्शन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, कुछ आपके स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं जो कि हैलोजेन्स और हैलोल्केन चैप्टर के हैं, डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इसमें इंसर्शन रिएक्शन है। इंसर्शन रिएक्शन में आपको ये बता दें कि जो इंसर्शन वर्ड है इसका मतलब होता है कोई मेटल या फिर कोई भी एलिमेंट का किसी बॉन्ड में फिक्स हो जाना, बीच में इंसर्ट हो जाना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है CH3CH2Br, यहाँ पर जो कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड है, इधर प्रोडक्ट में इस कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड के बीच में ये मैग्नीशियम जो मेटल है वो आपका इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ इसलिए ऐसी रिएक्शंस को यहाँ पर इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसको प्रिपेयर करने का एक मेथड है। तो इंसर्शन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कोई एलिमेंट किन्हीं दो एटम्स के बीच बने बॉन्ड में इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल क्या हुआ है, इंसर्ट हुआ है। अब बात आती है, कुछ इसमें और भी पॉइंट्स हैं जिन पे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, पूछा जाता है। यहाँ पर ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये आपका जो है ये ड्राई कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है, ये एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है। तो उसका रीज़न है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। अगर कहीं भी मॉइस्चर इसमें है तो ये तुरंत उससे रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर लिखा भी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव एंड इट रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन गिव हाइड्रोकार्बन। अगर वाटर होगा तो वाटर प्रोटॉन का सोर्स होता है, क्योंकि उसमें H+ और OH नेगेटिव में उसका ब्रेक डाउन हो सकता है, तो वो तुरंत उससे रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाह रहे थे तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं मिल पाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा है, इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड द इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर। ये चीज़ अभी हमने आपको डिस्कस कर दी है। ये आपका जो रिएक्शन है, अभी जो हम बात कर रहे थे कि मॉइस्चर क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये इसलिए नहीं होना चाहिए। ये आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इससे रिएक्शन करके ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो वाटर के अलावा अगर उसमें हों तो तब भी आपका हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे वाटर, एमीन, अल्कोहल, यानी कि वाटर के अलावा जो है इसमें अदर आपके कुछ कंपाउंड हैं जो इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आपके एमीन हैं या फिर अल्कोहल हैं। नेक्स्ट आपका है वुड्स रिएक्शन। वुड रिएक्शन में देखते हैं, वुड रिएक्शन में दो एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हीट किए जाते हैं, ट्रीट किए जाते हैं, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन बनता है। यहाँ पर वुड्स रिएक्शन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों ही आपके एल्काइल हैलाइड होने चाहिए। एल्काइल हैलाइड में आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो मेथाइल या फिर एथाइल हो सकता है। अभी तक जो भी आपने प्रीवियसली स्टडी किया है मेरे सारे वीडियोस में, जो प्रीवियसली मैंने अपलोड किए हैं, उसमें आपने अभी तक केवल हैलो एल्केन्स की रिएक्शंस स्टडी की हैं। अब हम रिएक्शंस ऑफ हैलो एरीन्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर जो एरिल हैलाइड्स होते हैं वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। उसका रीज़न क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो एरिल हैलाइड्स हैं उनमें रेजोनेंस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके स्ट्रक्चर बना रखे हैं। ये आपका जो X है हैलोजन है, यहाँ पे ClBr कुछ भी हो सकता है। अब ये जो हैलो एरीन्स है इसमें जो हैलोजन एटम है उसके ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दिखाया, इस लोन पेयर को पहले यहाँ शिफ्ट किया, फिर ये जो आपका डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, और इस तरह से इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं जो कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन किए हैं। तो जैसे ही ये आपका लोन पेयर इधर आता है तुरंत पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक चलता है। देख सकते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में ये यहाँ पर है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये पैरा पोजीशन पर है, ये आपकी आर्थो पोजीशन थी। ये आर्थो पैरा मेटा आप फर्स्ट ईयर में स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें आपका ये फिर आर्थो आ गया है, तो ये यहाँ से मूव करता है, यहाँ तक जाता है, उसके बाद में फिर ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन का आना और जाना ये बहुत फास्ट रैंडमली होता रहता है। तो यहाँ पे
जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में 3 स्ट्रक्चर बने, अगर इनको कंबाइंडली हम बनाएं तो एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, जिसमें यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, जो डॉट डॉट से मेंशन किया गया है, ये इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर आके रुक गया। तो हमने क्या किया है, ये जो आपका डॉटेड से रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो नेगेटिव चार्ज इसमें मेंशन किया है ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक आया है। अब इसके बाद में ये जो आपका बॉन्ड दिख रहा है, इसके बाद में भी एक डॉटेड लाइन है, ये जो है एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कंप्लीट लाइन है, ये डैश्ड लाइन है। तो यहाँ पर ये जो डैश्ड लाइन है ये कंप्लीट लाइन तो नहीं है, ये कंप्लीट बॉन्ड भी नहीं है, ये पार्शियल बॉन्ड है, इसलिए हम इस बॉन्ड को बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये जो आपका हेलोएरीन है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से Cl को रिप्लेस करना मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, और ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं देता है। यूँ कह सकते हैं कि एरिल हैलाइड जो होते हैं वो आपके लेस रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन कंपैरिजन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में ऐसा डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता है, इसलिए वो Cl वहाँ से आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। उसके बाद जो सेकेंड रीज़न है वो ये है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है एरिल हेलोइंस में, जो कार्बन हेलोजन के बीच में जो आपका हेलोजन एटम कार्बन से अटैच होता है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बट आपका जो एल्काइल हैलाइड हैं या हेलो एल्केन्स हैं उसमें आपका जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब आपने प्रीवियसली स्टडी किया है कि जो आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर है वो ज़्यादा है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कम है। देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ s करेक्टर 33% आएगा, यहाँ पर 25% आएगा। तो जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ये पहले से ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का जो डिफरेंस है वो बहुत कम आएगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके कंपैरिजन थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा इसके कंपैरिजन। तो ये जो बॉन्ड है ये ज़्यादा पोलर होगा इसके कंपैरिजन। अब यहाँ पे जब ये कम पोलर है, इसमें जो कोवलेंट नेचर है वो ज़्यादा है, तो इस हेलोजन एटम को यहाँ से रिमूव करना इतना आसान नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नीचे मैंने कुछ लाइंस भी मेंशन किए हैं, इनको नोट्स के तौर पे आप बना लें। एक इसमें लास्ट में लाइन लिखी है, ये जो आपका कार्बन हेलोजन बॉन्ड हेलोएरीन्स में होता है वो ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, यानी कि ये छोटा होता है, शॉर्ट होता है, जबकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ये आपका लेंदी होता है। तो आपने पढ़ रखा है कि शॉर्ट बॉन्ड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है जितना लॉन्ग बॉन्ड को। तो यहाँ पे जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलोएरीन्स होता है वो शॉर्टर होता है इन कंपैरिजन हेलोएल्केन्स। नेक्स्ट है आपका इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो आपके एरिल हैलाइड्स हैं या हेलोएरीन्स हैं वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है तो उसमें आपका कार्बोकैटायन भी बन सकता है। तो उसी में से एक ये फिनाइल कार्बोकैटायन है, जिसको फिनाइल कार्बोकैटायन या फिनाइल कैटायन बोलते हैं। तो ये अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल क्यों होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर हमने बना रखा है। ये जो आपके कार्बन के p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जिनसे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, यहाँ पर जो कैटायन है जो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम है उसका जो p ऑर्बिटल है, ठीक है, तो वो आपका प्लेन में नहीं होता है। प्लेन में नहीं होता है इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर होता है इसके और इसके रिस्पेक्ट में। तो जब ये परपेंडिकुलर हो जाता है तो ये जो रेजोनेंस की प्रोसेस है ये पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो जब रेजोनेंस इसमें नहीं हो पाता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम है इसका p ऑर्बिटल, बाकी जो रेस्ट कार्बन होते हैं न्यूट्रल कार्बन एटम्स, उनके जो p ऑर्बिटल हैं उनके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होता है, यानी कि आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। जबकि जो रेजोनेंस की प्रोसेस है वो प्लेनर स्ट्रक्चर में होती है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है फिनाइल कैटायन का ये प्लेनर नहीं रह जाता है, इसलिए इसमें
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब कार्बोकैटायन ही आपका अनस्टेबल हो जाएगा तो फिर वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही कम चांसेस होंगे उसके। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन रिच हैलोएरीन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब है जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। अब देख सकते हैं जो हैलोएरीन्स होते हैं उसमें जो बेंजीन न्यूक्लियस होता है, जो आपका हैलोजन एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब ऐसे में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है तो चूँकि न्यूक्लियोफाइल भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से इंटरेक्ट करती है तो उसमें हमेशा रिपल्शन होता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इतनी आसानी से उस पर अटैक नहीं कर पाता है। यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आता है अटैक करने के लिए इस कार्बन पर, तो ये जो इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो इसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, या इसको मतलब इसको रिपेल करते हैं। तो इसलिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये है कि बहुत कम होते हैं तो इसमें थोड़ा सा चांसेस तो है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हैलोएरीन्स है वो ड्रास्टिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कैसे देता है देख सकते हैं। जैसे ये आपका क्लोरोबेंजीन है, एक हैलोएरीन का कंपाउंड है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड के प्रेजेंस में अगर 623 केल्विन पर इसको हम हीट करें तो ये जो आपका Cl है ये रिप्लेस हो जाता है, बट इतने टेम्परेचर पर रिप्लेस होता है। ये नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हो सकता और काफ़ी स्लो रेट से होता है। ठीक है, ऐसे में अगर कोई भी हम इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं बेंजीन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले, निकाल ले, यानी अपनी तरफ उसको खींच ले। तो यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट हमने लिखा है, इफ़ वी इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरीन्स इंक्रीजेज टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप आर्थो या पैरा पोजीशन पर, ये आपकी आर्थो पोजीशन है, ये आपका पैरा पोजीशन है, इन पोजीशंस पर अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये जो आपके हैलोएरीन्स हैं ये अपनी एक्टिविटी इम्प्रूव कर लेते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं। कब? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाए आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पर इसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें देख सकते हैं ये जो आपका क्लोरोबेंजीन है, इसमें देखेंगे सेम आपका रीजेंट है, बट इसमें टेम्परेचर क्या किया गया, थोड़ा सा कम कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि यहाँ पर एक आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। ये जो NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो ये जब रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये जो आपका हैलोजन एटम है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इस पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा। यानी कि देखिए इसमें थोड़ा सा मीडियम रेट से हुआ है, जो इससे पहले रिएक्शन था उससे थोड़ा सा फास्ट है ये। उसके बाद में यहाँ पे जो दूसरा एग्जांपल है उसमें दो ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, यहाँ पर आर्थो पर भी और पैरा पर भी। तो देखते हैं इसमें और कम टेम्परेचर पर ये रिप्लेस हो जा रहा है। इसका मतलब ये आपका थोड़ा सा और भी ईजी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा फास्ट रेट से हो रहा है और टेम्परेचर भी कम हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों पोजीशंस पर इस बार इंट्रोडक्शन कर दिया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। नेक्स्ट जो थर्ड एग्जांपल है वो आपका दिख रहा है इसमें, कि इसमें जितनी भी पॉसिबल आर्थो पैरा पोजीशन है सब पे हमने इंट्रोड्यूस किया। देखिए यहाँ पर दो आपके आर्थो पोजीशन है, दोनों पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रख दिया है, और यहाँ पर पैरा पोजीशन एक ही है, तो इसमें भी हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है। अब इसमें केवल इसको हल्का सा वार्म करेंगे इवोपोरेटिंग टेम्परेचर पर, और ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि हमने जो क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल था उसमें फैसिलिटी को क्रिएट किया है। कैसे किया है? उसमें आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करके इंट्रोड्यूस करके। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। और ये जो अभी बात हमने की है आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही हमने इंट्रोड्यूस किया है और किसी पोजीशन पर नहीं किया है, तो उसका रीज़न मैं आपको बता दूं। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो क्लोरीन एटम है वो आपका आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है। आपने 11th में स्टडी किया होगा तो वहाँ ये बताया गया होगा कि जो क्लोरीन या हैलोजन एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। रिंग से इलेक्ट्रॉन
अट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं। जब रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं तो रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। ये आपके ऐसे आर्थो पैरा ग्रुप हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप हैं जो कि रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। कहाँ पे? आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। देख सकते हैं यहाँ पर जो आर्थो एंड पैरा पोजीशन है, इन पर यहाँ पे पैरा एंड आर्थो, ये जो आपकी पोजीशन है, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वीक हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये थोड़े से लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। तो जो क्लोरोबेंजीन है उसमें क्लोरीन एटम क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऐसा होता है। और चूँकि वो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही रिएक्टिविटी को रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है, इसलिए हम आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही इंट्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे इसमें एक और पॉइंट है, इसमें लिखा है द नेगेटिव चार्ज एट आर्थो एंड पैरा पोजिशंस विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन एटम इज रिड्यूस्ड बाय NO2 ग्रुप, जो भी आपको अभी हमने डिस्कस किया है। इसके बाद में ये जो ऊपर इसके दिया है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट आर्थो एंड पैरा पोजिशंस विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया है अभी। और यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल ऑन द हैलोरिन्स एंड कार्बोकैटायन दस फॉर्म्ड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो अभी आगे आपको कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आपको हम दिखाएंगे कि कैसे स्टेबलाइज होता है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे ये किया जाए कि मेटा पोजीशन पर अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या कोई रिएक्टिविटी में चेंज आएगा? जी कोई बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो हैलोजन एटम है वो आर्थो एंड पैरा को इफेक्ट करता है, मेटा को नहीं करता है। अगर आप मेटा पे लगाते हैं तो जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो उसकी जो एक्टिविटी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि हैलोइरिन्स जो है वो अनअफेक्टेड रहते हैं ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए, पहला जो केस है वो पैरा पोजीशन के लिए है, पैरा आइसोमर के लिए। यहाँ पर पैरा पर नाइट्रो NO2 ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो इस केस में जब आपका ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ जिस कार्बन से नाइट्रो ग्रुप अटैच है उस कार्बन पर देखिए इसमें पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज इस पर अपीयर हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इंक्रीज़ कर देता है। और जब ये ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, जैसे यहाँ पे पैरा पे लगा था तो पैरा पे आपका नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है, इसमें पैरा आइसोमर के लिए मेंशन किया था, तो इस स्ट्रक्चर में आया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंप्रूव हुई है, ठीक है, वो इसको क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पर इसलिए ये थोड़ा सा हाई रिएक्टिव हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बढ़ जाएगी। अब आता है ये आपका नेक्स्ट जो है आपका आर्थो आइसोमर के लिए है। आर्थो में देखिए सेम में अगर अटैक कराते हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए आर्थो पे जो लगा है, जो आपका नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा है, आर्थो कार्बन, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ भी आपका जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाता है। बट जो मेटा आइसोमर है, जब मेटा पे ऐसा हम इंट्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं मेटा पे कोई भी नेगेटिव चार्ज किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं मेंशन हुआ है। तो जब मेटा कार्बन पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं मेंशन हुआ है तो इसलिए यहाँ पर जो मेटा का केस है, यानी कि मेटा इंट्रोडक्शन जब करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, तो रिएक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अभी वीडियो के लास्ट में आपको एक वर्कशीट देंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सामने जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि हमारा जो नया वीडियो है, इनकमिंग वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।